नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस के सेकंड पार्ट की, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करा सकते हैं और साथ ही साथ अगर हमें समय से पूर्व रुपया निकालना हो तो किस तरीके से हम रुपए को निकाल सकते हैं। समय पूरा होने पर हम एन्युटी में कैसे निवेश कर सकते हैं, या समय से पहले भी क्या हम एन्युटी में निवेश कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। साथ ही साथ इसमें अगर नॉमिनेशन करना हो तो वह हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हमें एग्ज़िट लेना हो एनपीएस से तो क्या हम इसमें ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो वह किस कंडीशन में ले सकते हैं। आज इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आपने अगर एनपीएस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके एनपीएस का फर्स्ट पार्ट देख लें, जिससे आपको यह वीडियो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जिसमें हमने बताया है फर्स्ट पार्ट में कि एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, और क्या एनआरआई भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और टैक्स का बेनिफिट है तो वह कितने अमाउंट तक है, कैसे हम उसको किस सेक्शन में दिखाकर बेनिफिट उठा सकते हैं, और अगर समय पूरा हो जाए तो हमें कितना रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा, और किस एन्युटी प्लान में हम निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ लमसम का जो अमाउंट बनेगा वह कितना बनेगा, वह हमने एक एनपीएस कैलकुलेटर के माध्यम से बताया हुआ है। तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अब हम ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे एनपीएस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं। तो ऑनलाइन ओपन कराने के लिए सबसे पहले आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, और केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए सब्सक्राइबर के पास बैंक या डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। और हाँ, केवाईसी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बैंक में पूरी होनी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान जब नेम, एड्रेस, जो भी कॉलम हम फिल करेंगे वह बैंक में जो भी केवाईसी वेरिफिकेशन के समय जो भी एग्जैक्ट एड्रेस होगा या नाम होगा वही मैच होना चाहिए। यदि मैच नहीं होगा तो फिर वह रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे वह एज़ पर बैंक रिकॉर्ड ही देना होगा, जिससे हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो भी मैंडेटरी फील्ड है, यानी स्टार मार्क किया होगा रेड कलर में, उसमें आपको हर हाल में फिल करना पड़ेगा। जब आप वो फिल कर लेंगे उसके बाद आपको स्कैन कॉपी जो पैन कार्ड है उसकी स्कैनिंग करके, और साथ ही साथ एक कैंसिल चेक है उसका भी स्कैन करके फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। और वह साइज़ 4 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए टोटल साइज़ इसका। और यह जो फॉर्मेट होता है .jpeg या .jpg .png में भी हो सकता है। जब आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लिया तो उसके बाद अब इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। जब आपने अपलोड कर लिया तो आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू ये लेके जाएगा पेमेंट करने के लिए, जो आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट भी कर सकते हैं। और जो रुपया आपने क्रेडिट किया अपने पैन के अगेंस्ट में, उसको T+2 यानी ट्रांजेक्शन प्लस 2 दिन लग जाता है जो भी कंट्रीब्यूशन किया है आपको शो होने में। जो भी एनआरआई पर्सन है अगर वह चाहता है अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करना, तो पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते वक्त ये उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो नॉन रिपैट्रेबल है या रिपैट्रेबल, यानी उसमें से रुपया रिमिट किया जा सकता है फ़ॉरेन में या नहीं किया जा सकता है। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो भी एनआरआई अकाउंट से वह डिटेल शो करना पड़ेगा, और स्कैन कॉपी जो उसके पास है पासपोर्ट की उसको अपलोड करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को करने के बाद उससे एड्रेस के लिए पूछा जाएगा। तो एड्रेस या तो वह फ़ॉरेन का दे सकता है, ओवरसीज़ का जहाँ वो रहता है वहाँ का, या इसके अलावा परमानेंट एड्रेस जो है वह दे सकता है। हालांकि फ़ॉरेन का अगर एड्रेस देता है तो उसके लिए मे भी कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा अप्लीकेबल हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि कैसे कोई व्यक्ति ऑनलाइन अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करा सकता है। यदि वह ऑफलाइन ओपन कराना चाहता है तो उसको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर विजिट करेगा, फॉर्म कलेक्ट करेगा। फॉर्म कलेक्ट करने के बाद उसको फिल उल करके साथ ही साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को भी वो उसमें साथ में अटैच करके और वहाँ पर सबमिट कर देगा। साथ ही साथ जो भी मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता है उसको वहाँ पर चेक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, चाहे वह कैश में भी जमा कर सकता है। दोस्तों, जब हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और हमने पैन नंबर अलॉट हो गया है तो अब उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन की बारी आती है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है ई सिग्नेचर का। वेब पेज पर हमें ई साइन / प्रिंट एंड कोरियर पेज पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पर हमें अपना आधार में जो रजिस्टर्ड नंबर है वही नंबर हमें फ़ीड करना पड़ेगा। जब हमने वह नंबर फ़ीड कर दिया तो हमें एक OTP आएगा, वही OTP हमें फिल कर देना होगा। OTP फिल करने के बाद जब सबमिट हमने कर दिया तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया
और सभी डॉक्यूमेंट्स ई साइन हो गए। अब इस तरीके से जब वेरीफाई हो गए तो हमें किसी भी तरीके की फिजिकल कॉपी को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, यदि हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ भी हमें प्रिंट एंड कोरियर ऑप्शन में सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रिंट आउट लेना पड़ेगा फॉर्म को, और वहाँ पर फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपना करना पड़ेगा। फ़ोटोग्राफ को एफिक्स करना पड़ेगा जो जहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, और साथ ही साथ सिग्नेचर हमें उसी ब्लॉक में करना है जहाँ पर वह ब्लॉक बना हुआ है। लेकिन ध्यान रखें, फ़ोटो को स्टेपल या क्लिप नहीं करना है। दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट पूरा रेडी हो जाएगा तो 30 दिनों के अंदर तक हमें वो डॉक्यूमेंट अपना निम्नलिखित एड्रेस पर भेज देना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। एड्रेस आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास हमें भेजना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नॉमिनेशन की। तो नॉमिनेशन इसमें किस तरीके से हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो नॉमिनी करना चाहता है वह एनपीएस अकाउंट ओपन वक्त ही नॉमिनी कर सकता है, और इसके अलावा जब प्लान हमें अलॉट हो जाता है तब भी नॉमिनी कर सकता है। यानी स्टार्टिंग के बाद अगर मिडिल में भी करना चाहे या मॉडिफाई करना चाहे तो वह कभी भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई एनपीएस अकाउंट होल्डर पहले से है और वह मॉडिफाई करना चाहता है नॉमिनी नेम, तो वह ऑनलाइन भी कर सकता है। अब तक दोस्तों हमने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और नॉमिनेशन के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि रुपए निकालना समय से पूर्व या समय पूरा होने पर वह रुपये को निकालना चाहता है तो वह किस कंडीशन में निकाल सकता है। कोई भी एनपीएस अकाउंट होल्डर अपने टेन्योर में, यानी उसका जब तक समय सीमा है, तो उसमें केवल 3 ही बार आंशिक रूप से रुपया निकाल सकता है अपने एनपीएस अकाउंट से। कोई भी व्यक्ति जो एनपीएस से रुपया निकालना चाहता है वह एनपीएस में शामिल होने की तारीख से 3 साल की अवधि पूरा होने के बाद ही निकाल सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, 2 आंशिक निकासी के बीच किए गए अपने योगदान का केवल 25% ही निकाल पाएगा। यानी जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है केवल उसका 25% ही उसे प्राप्त होगा, उसका पूरा रुपया नहीं जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है। यह ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा और भी बहुत से स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पर कोई भी व्यक्ति पार्शियली विड्रॉ कर सकता है। जैसे हायर एजुकेशन के लिए यदि वह अपने बच्चे या कोई लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसको हायर एजुकेशन देना चाहता है तो उसके लिए भी वह पार्शियली अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। या शादी करना चाहता है अपने बच्चों के लिए तो उसके लिए भी वह रुपया निकाल सकता है। यदि कोई व्यक्ति मकान खरीदना चाहता है या उसका कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है या फ्लैट खरीदना चाहता है अपने नाम पे या अपने वाइफ के नाम पे, तो वह इसमें से रुपया निकाल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि पैतृक संपत्ति को छोड़ दिया जाए उसके नाम पे या जॉइंटली उसके वाइफ के नाम पे मकान या फ्लैट कुछ भी है तो वह इसमें से रुपया निकालने का हकदार नहीं है। अगर हम कुछ और कंडीशन की बात करें जिसके तहत वह रुपया निकाल सकता है तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक बीमारियां हैं जिसके इलाज के लिए रुपया निकाल सकता है। यदि सब्सक्राइबर उसका कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी, कानूनी रूप से गोद लिए बच्चे या आश्रित माता पिता सहित बच्चे किसी क्रिटिकल बीमारी से ग्रसित है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वह रुपया निकाल सकता है। यहाँ पर जो भी बीमारियाँ हैं जिसके ट्रीटमेंट के लिए वह रुपये को निकाल सकता है वहाँ पर हमने ये लिस्ट शो किया है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा देख सकते हैं कि इन बीमारियों के इलाज के लिए वह रुपया निकाल सकता है, जिसमें कैंसर है, किडनी फेल्योर है और मल्टीपल स्लेरोसिस है, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कॉर्नरी आर्टरी का है, हार्ट वॉल्व सर्जरी का है, स्ट्रोक का है। इसके अलावा कोमा, टोटल ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस, एक्सीडेंट और सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग नेचर और भी बहुत से बीमारी हैं जो इसमें मेंशन किए गए हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा अथॉरिटी समय समय पर जो भी निर्देश निकालती कुछ और क्रिटिकल इलनेस के संबंध में जिससे लाइफ को थ्रेटनिंग है तो वह भी आप देख सकते हैं। आगे की कंडीशन की बात करें तो मेडिकल एक्सपेंसेस के तौर पे या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी कुछ ऐसा हो जाता है तो इसके लिए भी सब्सक्राइबर रुपया निकाल सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात बताता चलूँ, यदि 60 साल किसी व्यक्ति का पूरा हो जाता है और जो भी टेन्योर होता है एनपीएस का वह पूरा हो जाता है और वह उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता है तो 60% अमाउंट जो भी एक्यूमुलेट हुआ है उसका कॉर्पस जितना भी है उसका 60% अमाउंट वह निकाल लेगा और 40% मिनिमम अमाउंट उसको एन्युटी करना पड़ेगा जिसको पेंशन के रूप में वह प्राप्त करता रहेगा। वह चाहे तो 40% से अधिक रुपया भी निवेश कर सकता है, लेकिन मिनिमम 40% उसको निवेश करना ही होगा पेंशन प्राप्त करने के लिए। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 60 साल पूरा कर लेता है और वह एनपीएस से एग्जिट करता है तो उसको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा।
जैसे 60% जो लमसम अमाउंट है जब वह लेगा तो उस पर उसको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा, और 40% को एन्युटी में इन्वेस्ट करेगा। जब वह निवेश करेगा तो उस पर भी उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन हाँ, जब वो पेंशन प्राप्त करेगा वह टैक्सेबल ब्रैकेट में आ सकता है, तो वो उस पर टैक्स का हकदार बनेगा। इसके अलावा पार्शियल विड्रॉल करता है तो जो भी अमाउंट रिसीव करता है एनपीएस के अंतर्गत, ये स्पेशली हम टायर 1 की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो उसको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन हाँ, टायर 2 अगर है वह, तो उसमें वह टैक्स का बेनिफिट का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। अब दोस्तों, हम सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं कि कैसे प्रीमेच्योर एग्जिट ले सकते हैं। तो इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इसमें भी हमने 3 कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। प्रीमेच्योर एग्जिट यानी 60 साल से पहले अगर कोई व्यक्ति लेता है, रिटायरमेंट एग्जिट लेना चाहता है, तो वह कैसे ले सकता है, या वॉलंटरी रिटायरमेंट। उसके अलावा दूसरा नॉर्मल एग्जिट यानी 60 साल के बाद। और तीसरे की बात करें तो वह अनफॉर्चुनेट डेथ यानी 60 साल से पहले लेकिन अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए या कोई ऐसी कंडीशन अराइज हो जाए, तो उस केस में कैसे वह व्यक्ति एग्जिट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की प्रीमेच्योर एग्जिट कंडीशन, यानी 60 साल से पहले वह कैसे एग्जिट ले सकता है। तो अगर वह एग्जिट लेता है तो उसको जो उसका अमाउंट है जितना एक्यूमुलेट हुआ है, तो 100% लमसम अमाउंट जो भी कुछ है वह पूरा का पूरा वह निकाल सकता है, यदि वह अमाउंट 2.5 लाख या उससे कम का होता है। और यदि अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर का होता है तो 80% अमाउंट का उसको एन्युटी के रूप में निवेश करना पड़ेगा, जो कि पेंशन के रूप में उसको हर महीने रुपया कुछ न कुछ प्राप्त होगा, और 20% अमाउंट को ही वह लमसम निकाल सकता है। आगे हम बात करें, यदि कोई सरकारी कर्मचारी चाहता है नॉर्मल एग्जिट यानी 60 साल पूरा होने के बाद रुपया निकालना चाहता है, तो वह 5 लाख रुपए तक की राशि को पूरा का पूरा निकाल सकता है। यदि राशि 5 लाख रुपए से अधिक हुई तो उसको 60% अमाउंट ही वह लमसम निकाल सकता है, और 40% मिनिमम अमाउंट को एन्युटी के रूप में निवेश करना पड़ेगा, जिसमें वह पेंशन प्राप्त करेगा। यदि कोई मिसहैपनिंग हो जाती है एनपीएस अकाउंट होल्डर के साथ, तो उस कंडीशन में 100% अमाउंट यानी 5 लाख रुपए तक का अमाउंट वह पूरा का पूरा निकाल सकता है, जो भी नॉमिनी होगा। यदि वह अमाउंट 5 लाख से ऊपर होता है तो 80% अमाउंट को डिपेंडेंट को एन्युटी के रूप में निवेश करना पड़ेगा, और 20% अमाउंट नॉमिनी को वापस दे दिया जाएगा, या कोई लीगल हेयर है उसको दे दिया जाएगा। और यदि कोई डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर जीवित नहीं है तो उस कंडीशन में 80% रुपया डिपेंडेंट चिल्ड्रन को वापस मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट सेक्टर की यानी प्राइवेट सेक्टर की। तो उसमें 5 साल का मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन है। इसके अलावा 100% लमसम अमाउंट वह निकाल सकता है यदि पूरा जो फंड है वह 2.5 लाख या उससे कम का है। यदि 2.5 लाख से ऊपर का है तो 80% अमाउंट को एन्युटी के रूप में निवेश करना पड़ेगा, और 20% अमाउंट को ही वह लमसम अमाउंट ले सकता है, या उस कंडीशन में जब कोई व्यक्ति 60 साल से नीचे रुपया निकालना चाहता है या वह एनपीएस से एग्जिट होना चाहता है। और यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 साल की एज अटेन कर लेता है और उसके बाद रुपया निकालना चाहता है, तो वह 100% अमाउंट अपना प्राप्त कर सकता है, यदि वो अमाउंट 5 लाख या उससे कम का है। यदि वो अमाउंट 5 लाख से अधिक का है तो 40% अमाउंट मिनिमम उसको एन्युटी के रूप में निवेश करना पड़ेगा, और 60% अमाउंट वह लमसम अपना ले सकता है, जिसको वह कहीं भी अपना इस्तेमाल कर सकता है। यदि कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय 60 साल से पहले उसके साथ कोई मिस हैपनिंग या डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो भी नॉमिनी है उसको पूरा का पूरा जो वेल्थ क्रिएट हुआ है यानी जितना फंड उसका बना हुआ है वो पूरा का पूरा उसको मिल जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने एनपीएस में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, प्रीमेच्योर विड्रॉल और टैक्स में कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, इसके अलावा प्रीमेच्योर एग्जिट लेना हो तो वह किस कंडीशन में ले सकते हैं, या पूरा समय होने पर कैसे हम एग्जिट ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की। अब हम आगे बात करने वाले हैं एन्युटी की, जिसके बारे में हमने अभी तक वीडियो में बहुत बार सुना है। तो अब हम देखते हैं कि एन्युटी होता क्या है। दोस्तों, अगर हम एन्युटी की बात करें तो एन्युटी को हिंदी में वार्षिकी कहते हैं। तो वार्षिकी का मतलब यह होता है कि तो जो भी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, तो एक रेगुलर एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो भी सब्सक्राइबर को कुछ अमाउंट जो पे करती हैं वही एन्युटी कहलाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी सब्सक्राइबर है उनको एक रेगुलर इनकम प्राप्त होता रहे एक
स्पेसिफिक इंटरवल पे, यानी समय समय पर उनको कुछ न कुछ इनकम प्राप्त होता रहे जब वह रिटायरमेंट ले लें या वर्किंग एज जो भी ख़त्म हो जाता है उसके बाद। अगर हमें एन्युटी लेना है तो हम निम्नलिखित जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे हम ले सकते हैं, और ये सब एमपैनल्ड है PFRDA, जिसको पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, तो उसके अंतर्गत ये सब रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे हम जितने भी हैं वो लगभग 14 हैं, तो इनके थ्रू हम ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला नाम आ रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, चौथा एडेलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, फिर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ICICI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस यानी LIC की बात हो रही है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है, PNB मेट लाइफ की, SBI लाइफ की, स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है। तो ये जो 14 कंपनीज़ है इनके थ्रू हम एन्युटी ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमने NPS के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, जो कि 2 पार्ट में यह वीडियो बना हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी तरीके के वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।